चलिए बच्चों, अपना नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 चालू कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पेपर में आने के चांसेस इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमेशा रहते ही रहते हैं और जनरली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है। अच्छा खासा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है बेटा, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेफिनेशन देखनी होती है। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होता क्या है? तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर tangible items held for use in producing goods, providing services, rental to others and for admin purpose। यानी कि प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट क्या है? वो टेंजिबल आइटम्स है। टेंजिबल आइटम्स यानी कि विच कैन बी टच। टेंजिबल आइटम्स क्या होती हैं? विच कैन बी टच, जिनको हम छू सकते हैं, विच कैन बी टच। तो सर वाले एसेट्स का क्या होगा जिनको हम छू नहीं सकते? तो बेटा वो जो एसेट्स जो हम छू नहीं सकते उनको हम किसके अंदर डील करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स में डील करेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स जिनको यूज करने के लिए रखा है आपने, या तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर रेंट पे देने के लिए, या फिर एडमिन पर्पस के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर है तो उसने जो भी मशीनें लगा रखी हैं उन मशीनों को बेचने का काम नहीं है, बट जो मशीनें हैं उनसे क्या करेगा? उनसे वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या हो जाएगा? एक मशीन, सर मशीन हो गई, एक कह सकते हैं प्लांट हो गया, ठीक है जी। टेंजिबल आइटम हो गई जिसको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रखा हुआ है, तो वो मशीन जो है वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आ गई। इसके अलावा कोई आइटम जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा काम है आपको कोचिंग देना, आपको सर्विसेज देना, ठीक है जी। तो हमने ये जो सिस्टम है जिसपे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये किस चीज के लिए रखा हुआ है? सर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या है ये? सर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन आ गई कि नहीं? टेंजिबल आइटम है, हाँ सर एसेट को टच करके देख सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी यूज हो रहा है, तो ये भी एक टेंजिबल आइटम हो गई है। तो यानी कि प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट हो गया है। रेंट पे देने के लिए, अब फॉर एग्जांपल के लिए आप क्या करते हैं, आपने बिल्डिंग दी और उसका पर्पस था उसे किराए पे चढ़ाना, रेंटल टू अदर्स, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आ गई कि टेंजिबल आइटम भी है और इसका पर्पस क्या है? हेल्ड फॉर यूज इन रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिन पर्पस। एडमिन पर्पस देखो बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। अब कई बार क्या होगा, कोई आपके बिजनेस के अंदर कोई ऐसे एसेट्स होंगे जिनका डायरेक्टली आप उससे गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर रेंट पे नहीं दे रहे हो, बट उसका काम जो है एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा काम आपको सर्विसेज देना है, बट हमारा जो एडमिन ऑफिस होगा वहां पर एक प्रिंटर रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब जो प्रिंटर है उसका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी यूज करेगा। हाँ जी सर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी यूज कर लेगा, उसका टीचर्स डिपार्टमेंट भी यूज कर लेगा, टीचिंग डिपार्टमेंट जो है, ठीक है नहीं? हाँ जी सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट यूज कर लेगा, जो सेल वाले हैं भाई साहब, उन्हें भी अगर कोई प्रिंट आउट निकालना है, उन्हें देखना है भाई साहब कौन कौन से स्टेट की हमारी बुक्स जा चुकी हैं, कौन कौन सी नहीं गई हैं, तो वो भी चेक कर लेगा। हाँ जी सर, तो एडमिन पर्पस है वहां पर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो प्रिंटर है उससे आपको कोई फोटोस्टेट होकर नहीं मिल रही है, आप आएंगे सर हमें फोटोस्टेट करनी है, तो वो नहीं मिलेगी, बट उस प्रिंटर से क्या हुआ सर, अकाउंट्स वाले ने अब प्रिंट आउट निकाल लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने प्रिंट आउट निकाल लिया, टीचिंग डिपार्टमेंट ने प्रिंट आउट निकाल लिया कि प्रूफ रीडिंग करने के लिए चाहिए भाई हमें, तो क्या हो गया सर, वो भी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के डेफिनेशन में आ गया, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको गुड्स नहीं प्रोड्यूस करके दे रहा, डायरेक्टली सर्विस नहीं दे रहा है, बट इनडायरेक्टली आपके एडमिन पर्पस में यूज हो रहा है, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आ गया। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है सर? आपको चीज क्या रखनी है? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, एंड इसके अलावा एक लाइन और जोड़ दो, एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है जी। कि भाई साहब ये तो है, इसके अलावा जो आपने पीपीई है उसकी जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है मोर देन 12 मंथ्स होनी चाहिए, तो वो पीपीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे बच्चों आपको पता है कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है कि इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, और एप्लीकेबिलिटी में आपको एक नेगेटिव लिस्ट देता है कि भाई साहब यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इसके अलावा हर जगह एप्लीकेबल कर देना। तो ऐसे अगर AS10 की बात करूं मैं, तो AS10 इज नॉट एप्लीकेबल विद द फॉलोइंग। AS10 एप्लीकेबल नहीं है कहां पर? सबसे पहले एक बायोलॉजिकल एसेट्स पे। बायोलॉजिकल एसेट्स बोले तो एक लिविंग एनिमल और प्लांट, यानी कि जो लिविंग एनिमल और प्लांट है इन पे हमारा AS10 एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो लिविंग एनिमल पे तो किसी पे भी हमारा AS10 एप्लीकेबल नहीं है, बट लिविंग प्लांट पे भी एप्लीकेबल नहीं है, बट इसकी क्या है? एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है, और जो कि है हमारी बियरर प्लांट, जिस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको अभी पढ़ेंगे कि सर ये बियरर प्लांट क्या होते हैं, ठीक है जी। तो याद रखने वाली बात है, AS10 एप्लीकेबल नहीं है हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स पे, यानी कि लिविंग एनिमल और प्लांट पे। इसके अलावा वेस्टिंग एसेट्स पे, वेस्टिंग एसेट्स यानी कि आपके जो कह सकते हैं हम जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आपके जैसे मिनरल राइट्स हो गए, आपकी ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन का काम है, तो यहाँ पर आपका AS10 एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए वेस्टिंग एसेट्स एग्जांपल मिनरल राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैसेस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फाइनेंस लीज पे, फाइनेंस लीज आपको पता है कि इसके लिए आपके पास सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो आपको पता है अगर किसी भी सेपरेट चीज के लिए हमारे पास एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उस पर हम जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए फाइनेंस
फाइनेंस लीज पे AS10 ना लगा के हम AS19 लगा लेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए अभी तक आपको, और ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो सर AS10 एप्लीकेबल नहीं है हमारे किसी भी बायोलॉजिकल एसेट्स जैसे कि लिविंग एनिमल और प्लांट पे, वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि मिनरल राइट, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैसेस, ठीक है जी, और इसके अलावा फाइनेंस लीज पे, क्योंकि फाइनेंस लीज के लिए हमारे पास AS19 पहले से ही हमारे पास पड़ा है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन और एप्लीकेबिलिटी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बोली थी कि सर लिविंग एनिमल पे तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि अगर किसी का भेड़ पालन बकरी पालन का काम है तो उस पर हमारा AS10 नहीं लग रहा है, ठीक है जी। लिविंग प्लांट पे भी नहीं लग रहा है, यानी कि किसी की अगर नर्सरी है तो उस पर भी हमारा AS10 नहीं लग रहा है। बट प्लांट के अंदर हमारी एक्सेप्शन दे दी हमने किसको, बियरर प्लांट को। बियरर प्लांट क्या होते हैं सर, तो बियरर प्लांट आर इंक्लूडेड एज पर AS10। बियरर प्लांट जो है वो इंक्लूड होते हैं हमारे AS10 में। तो बियरर प्लांट देखो या होते क्या है, बियरर प्लांट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बियरर प्लांट क्या है, जो ऐसे प्लांट है या ऐसे ट्री हैं जो यूज हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। तो सर ऐसे तो सारे के सारे ही होते हैं, क्योंकि सबसे ही हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, नहीं बेटा सारे नहीं होते। दूसरी कंडीशन को देखो, सबसे पहले क्या है, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइफ ऑफ अ ट्री और अ प्लांट इज मोर देन 12 मंथ्स। जो लाइफ है और उस प्लांट की या ट्री की वो 12 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए। अब देखो इस कंडीशन की वजह से मैक्सिमम जो प्लांट हैं आपके बियरर प्लांट की डेफिनेशन में मीट नहीं करेंगे, क्योंकि बियरर प्लांट की डेफिनेशन में बोल दिया उसने कि भाई साहब एक तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हेल्प होना चाहिए, दूसरा उस प्लांट और ट्री की यूजफुल लाइफ जो है मोर देन 12 मंथ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोकोनट ट्री। अब बेटा कोकोनट ट्री जो है आपको पता है बहुत सालों से चलता है, ठीक है ना, अच्छी खासी लाइफ होती है, 20-30 साल, 50 साल, 100 साल। तो जो कोकोनट ट्री है मेरे बच्चे, कोकोनट ट्री उससे क्या कर रहे हैं, उससे कोकोनट आ रहा है। तो कोकोनट जो है एक तरह से कोकोनट ट्री ने मेरे को क्या करा, मेरे को प्रोडक्शन में हेल्प करी, और कोकोनट ट्री ने मेरे को कोकोनट दिया जिसे मैं बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा सर, प्रोडक्शन में हेल्प हुई, ठीक है जी। तो कोकोनट ट्री से मेरे को आया क्या, कोकोनट ट्री गिविंग टेंडर ऑफ कोकोनट वाटर, जिसको हम बेच पाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है जी। अब कोकोनट ट्री मेरे लिए बियरर प्लांट है, बट इस पे उगने वाला जो कोकोनट है वो मेरे लिए बियरर प्लांट नहीं है भाई। इस पे उगने वाला कोकोनट मेरे लिए बियरर प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब, कोई कोकोनट आपको प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा सर। इसके अलावा क्या उस कोकोनट की लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, इस कोकोनट को एक कोकोनट दोगे किसी को तो उससे 2 थोड़ा आएंगे, हाँ जी। तो कोकोनट ट्री मेरे लिए एक बियरर प्लांट है। मैंगो ट्री मेरे लिए एक बियरर प्लांट है। क्यों मैंगो ट्री, सर मैंगो ट्री से क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं मैंगो आ रहे हैं सर। अब मैंगो आ रहे हैं, मैंगो को आप बेच पा रहे हो, ठीक है जी। और जो मैंगो ट्री है उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा है कि नहीं है, हाँ सर 20-30 साल होती है आराम से, ज्यादा ही होती है, हाँ जी। तो ये आपके लिए क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं सर बियरर प्लांट। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, बियरर प्लांट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हेल्प हो रहा हो। लाइफ ऑफ ट्री और प्लांट 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है जी। जैसे कि कोकोनट ट्री गिविंग टेंडर ऑफ कोकोनट वाटर फॉर मोर देन 12 मंथ्स। मैंगो ट्री इज ऑल्सो बियरर प्लांट दैट इज कवर्ड बाय AS10 PP। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंगोज जो ग्रो हो रहे हैं ट्री पे, प्रोड्यूस ऑफ बियरर प्लांट, ये प्रोड्यूस तो है बियरर प्लांट की, ये कोकोनट जो आ रहा है कोकोनट ट्री से वो भी प्रोड्यूस है बियरर प्लांट का, बट ये AS10 में कवर नहीं हो रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा मेरे बच्चे जो आपकी एनुअल क्रॉप्स होती हैं वो भी AS10 में नहीं आती हैं। एनुअल क्रॉप्स क्यों नहीं आती हैं सर, क्योंकि बेटा उनकी जो यूजफुल लाइफ है वो 12 महीने से कम है, और उनको आप क्या करते हो, जैसे फीड क्रॉप है, राइस क्रॉप है, उसकी फसल होगी और उसे काट के ही बेचोगे सीधा सीधा, ठीक है जी। फर्दर इन व्हीट और राइस क्रॉप द प्लांट इज नॉट अ बियरर प्लांट बिकॉज इट इज कट डाउन एंड सोल्ड एज अ क्रैप, क्योंकि उसे आप कट डाउन करोगे और उसे एज अ स्क्रैप बेच दोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन के अलावा तीसरी भी लिख सकते हो कि एक तो ये हो गई यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइफ ऑफ प्लांट और ट्री इज मोर देन 12 मंथ्स एंड has a remote likelihood of being sold as a agriculture produce। मतलब सर, अरे अभी जो बताया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अरे मेरे बच्चे क्या कि उनको ऐसे ही कट डाउन करके बेचने की संभावना ना हो। अब ना हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड क्यों लिखा सर, सीधा बोल देते कि सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसे आप कट डाउन करके बेच ना सको। मेरे बच्चे अब मैंगो ट्री है या कोकोनट ट्री है, इसकी भी यूजफुल लाइफ होगी, मैंने माना 30 ईयर्स यूजफुल लाइफ है। अब 30 ईयर्स के बाद तो उस ट्री को कट डाउन करके आप बेचोगे ना, हाँ जी, वुड की तरह, तो वहां पर कोई मना नहीं करता क्योंकि 12 महीने से ज्यादा की यूजफुल लाइफ हो गई है। बट हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है कि ऐसा ना हो कि उस प्लांट और ट्री को आपने प्रोड्यूस करना है और उसी को कट डाउन करके बेचना है। अगर उसी को कट डाउन करके बेचना है जैसे कि व्हीट क्रॉप, राइस क्रॉप, एनुअल क्रॉप जो होती है, तो वो आपके लिए बियरर प्लांट नहीं है, ठीक है जी। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए बियरर प्लांट के लिए। फर्स्ट और सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है, हाँ जी सर। तो अभी तक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, एप्लीकेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए और बियरर प्लांट क्या होते हैं ये क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। अब पीपी को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करना है बच्चा,
तो सर पीपी को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन, जब वो फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। कौन कौन सी? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो टू द एंटिटी, यानी कि जो भी आपका वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है उससे आपको कोई भी बेनिफिट होना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की फ्यूचर में इस एसेट से, इस पीपी से मेरे को बेनिफिट होने वाला है जो एंटिटी को होगा इन फ्यूचर। तो प्रोबेबल ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो टू द एंटिटी। ऐसा ना हो कि भाई साहब कोई बेनिफिट नहीं है तब भी मैं पीपी खरीद के दिखा रहा हूँ, अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। तो पीपी को बुक्स में तभी रिकॉग्नाइज करना है जब प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो टू द एंटिटी हो, और उसके अलावा कॉस्ट शुड बी मेजर रिलीवेबली, और उस पीपी की कॉस्ट आप मेजर कर सके रिलीवेबली। यानी कि जब भी पीपी का क्वेश्चन आएगा तो मेरे को रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के अंदर बोलना है प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट शुड बी मेजर रिलीवेबली, कि कॉस्ट को मैं मेजर कर सकूं रिलीवेबली। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। इसके अलावा बेटा कॉस्ट ऑफ पीपीआर इनकर्ड, अब कब, व्हेन, इसको आप कह सकते हैं व्हेन कॉस्ट ऑफ पीपीआर इनकर्ड, जब कब कॉस्ट ऑफ पीपी को आप इनकर मानना है, कब हमें मानना है कि यार ये वाली कॉस्ट को हम पीपी के अंदर इनकर कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा देखो सीधी सीधी बात, जब आप किसी भी एसेट को खरीदते हो, किसी भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को खरीदते हो, तो एक तो उस टाइम कर सकते हो, तो एट द टाइम ऑफ इनिशियल एक्विजिशन और सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी। जब भी आप कोई पीपी इनिशियली एक्वायर कर रहे हैं या सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कई बार क्या होगा आप कोई पीपी है उसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस समय पे आप जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो आपकी उस पीपी की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है कि नहीं बन जाती? हाँ जी सर, उस पीपी की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। तो एट द टाइम ऑफ इनिशियल एक्विजिशन और सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा सब्सिक्वेंटली टू ऐड और इंक्रीज द एग्जिस्टिंग पीपी, यानी कि बेसिकली जनरली हम कह सकते हैं इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पीपी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पीपी। जब हम बेसिकली हमने अपनी बुक्स में किसी पीपी को रिकॉग्नाइज कर रखा है, ठीक है जी, अब बेटा जी मैं उस पर कोई खर्चा कर रहा हूँ, तो मैं उसे एज एक्सपेंस चार्ज करूंगा। हाँ जी सर, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं कि अब कोई भी आप एसेट है, कोई भी पीपी है, आपके ऑफिस के अंदर अब कोई एसी लगा हुआ है, भाई साहब हर साल उसकी सर्विसिंग होगी, तो जो सर्विसिंग है उसकी एसेट का कॉस्ट थोड़ा मानते हो, आप क्या करते हो सर, उसे पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। बट अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंस कर रहे हो जिससे दो चीजें हो, या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, भाई साहब आपकी ठंडक ज्यादा देने लगेगा, कुछ और हो जाए इस तरीके से, या फिर उसकी कॉस्टिंग डिक्रीज हो जाए, है ना, डिक्रीज इन कॉस्टिंग कह सकते हैं, डिक्रीज इन कॉस्ट एफिशिएंसी, डिक्रीज इन कॉस्ट या एफिशिएंसी हो जाए कॉस्ट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे ऑफिस के अंदर मैंने क्या करा, वायरिंग चेंज करा दी, अब मेरा जो बिजली का बिल है वो 20% कम आएगा। तो बेसिकली जब हम ऐसा खर्चा कर रहे होते हैं, बाद में भी हम कर रहे हो, यानी कि मैंने अपनी इनिशियली एक्वायर कर रखा था पीपी को, और उसके बाद मैंने कोई ऐसा खर्चा करा जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पीपी की उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या फिर कॉस्टिंग कम हो जाएगी, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो ऐसी जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अपनी पीपी का कॉस्ट का पार्ट मान सकता हूँ। ठीक है जी, ऐसे एक्सपेंस को ही आप क्या करते हो, कैपिटलाइज करते हो। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ पीपी इनकर कम मानना है सर, एक तो इनिशियल एक्विजिशन के टाइम पे, और उसके अलावा अगर बाद में हो रहा है, तो अगर आप कोई बाद में खर्चा कर रहे हैं, अगर उससे एफिशिएंसी बढ़ रही है पीपी की, तो वो भी आपको कॉस्ट का पार्ट मान लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, इस पे अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। अब पीपी जो है बेटा, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, एक्वायर करा जा सकता है 3 तरीके से बेसिकली, पेमेंट ऑफ कैश और क्रेडिट, या तो आप कैश में खरीद रहे हैं या क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हैं, है ना। हाँ जी, इसके अलावा खुद से बना रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, भाई साहब हमारा काम ही था फर्नीचर बनाने का, हमने अपने लिए फर्नीचर बनाया, बढ़िया सा सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, आप एक्सचेंज कर रहे हैं एक मॉनेटरी एसेट को दूसरे मॉनेटरी एसेट से, नॉन मॉनेटरी एसेट बेसिकली आप एक एसेट को दूसरे एसेट से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। मेरे पास एक कार थी, मैंने दूसरी कार से एक्सचेंज कर लिया। मेरे पास एक सिस्टम पड़ा था, मेरे को सिस्टम की जरूरत नहीं थी भाई, मेरे को अपने ऑफिस के लिए बाइक लेनी थी, मेरा सिस्टम अच्छा था, मैंने उससे एक्सचेंज कर दिया। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। तो पीपी एक्वायर करा जा सकता है, पेमेंट ऑफ कैश और क्रेडिट, सेल्फ कंस्ट्रक्शन और एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा सर? अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद पढ़ी हमने कहाँ का एप्लीकेबल नहीं, कहाँ का एप्लीकेबल नहीं है सर, बायोलॉजिकल एसेट्स जैसे कि लिविंग एनिमल और प्लांट, वेस्टिंग एसेट्स पे, फाइनेंस लीज पे। बियरर प्लांट जबकि एक्सेप्शन है हमारी बायोलॉजिकल एसेट्स की। बियरर प्लांट की कंडीशंस क्या थी सर? दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइफ ऑफ प्लांट और ट्री इज मोर देन 12 मंथ्स, और इसके अलावा हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। रिकॉग्निशन ऑफ पीपी का क्या कंडीशन है सर? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट ऑफ पीपी इनकर कम मानना है सर, इनिशियल एक्विजिशन के टाइम पे और सेल्फ कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, या फिर सब्सिक्वेंटली टू ऐड और इंक्रीज द एग्जिस्टिंग पीपी, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। पीपी किस तरीके से एक्वायर करा जा सकता है सर? पेमेंट ऑफ कैश और फॉर क्रेडिट, या फिर सेल्फ कंस्ट्रक्शन, या फिर एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट। ठीक है जी, इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें एसेट को अगर परचेज करा जाए पेमेंट ऑफ कैश और फॉर क्रेडिट, तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो देखो इसको ना, वैसे मैं हमेशा कहता हूं आपको कि जो कॉस्ट ऑफ पीपी है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेरे बच्चे क्या सर? बेसिक परचेज प्राइस, बेसिक
परचेज प्राइस, एक होती है मेरे बच्चे क्या, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एनी ये याद करने के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, म्यूटेबल कॉस्ट, और एनी डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी, एनी डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटीज। देखो अब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, आ जाइए। बेसिक परचेज प्राइस, बेसिकली आपने जिस प्राइस पे कॉस्ट पे खरीदा है, इसके अलावा इसके अंदर आप ऐड कर देंगे कोई भी आपके नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज। इसका मतलब क्या है, बेसिकली कोई ऐसे टैक्सेस जो उसका हमें कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई जीएसटी पे करा बट उसका आपको आईटी से मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं जिसका आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है, ऐसे आपको क्या करने हैं, ऐसे आपको टैक्सेस ऐड कर देने हैं। ठीक है जी, हाँ जी। इसके अलावा कोई भी फ्रेट इनवर्ड है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे बेसिक परचेज प्राइस में। ठीक है जी, या फिर ये भी मत लिखिए, इसे भी आप फ्रेट इनवर्ड्स को भी आप एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में मान सकते हैं। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लिखिए कि कोई भी आप कॉस्ट ली नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ठीक है जी। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। देखो any directly attributable cost, जब भी पीपी का क्वेश्चन आएगा ना, तो जनरली ये वाला पॉइंट उसके अंदर होता ही होता है जनरली, कि बेसिकली आपको कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी का क्या क्या कॉस्ट को इंक्लूड करना है। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उस एसेट को उस कंडीशन और उस लोकेशन में लाने के लिए जिस तरीके से मैनेजमेंट चाहता है। अब इसी के सारे हैं, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सा हो सकता है सर, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपका फ्रेट इनवर्ड इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। यानी कि ये ऐसी कॉस्ट है जिसके बिना उस एसेट को उस कंडीशन और उस लोकेशन में लाना संभव नहीं है जिस तरीके से हमारा मैनेजमेंट चाहता है। ये होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है जी, कि अगर हमारा एसेट ना कंस्ट्रक्ट हो रहा होता, ना आ रहा होता, तो हमारी ये वाली कॉस्ट भी इनकर नहीं हो रही होती। ये होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटीज, बेसिकली कि जब मेरा एसेट डीकमीशन होगा, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, तो अगर डीकमीशनिंग से रिलेटेड कोई लायबिलिटीज है, मेरे को पता है कि यार मैंने 1 करोड़ का एसेट खरीदा है, इसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, बट 10 ईयर्स के बाद मेरे को इसे डीकमीशन, इसे हटाने में 10 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये 10 लाख का जो खर्चा है, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं और इसको भी कॉस्ट ऑफ पीपी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये होती है बेसिकली 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होता है कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, बेसिक परचेज प्राइस, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और एनी डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी। ठीक है जी, ये आपको समझाने के लिए था। आप देखो, अब याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर कोई एसेट परचेज हो रहा है पेमेंट ऑफ कैश के थ्रू और क्रेडिट के थ्रू, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले बेसिक परचेज प्राइस, ठीक है जी, जितने में आप खरीद रहे हो। उसके अलावा ऐड करोगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो भी आपने कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस दी हैं, ड्यूटीज दी हैं, वो आप ऐड कर देंगे। इसके बाद इनिशियली डिलीवरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, आपने डिलीवरी कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट जो भी दिया वो ऐड हो जाएगी। क्या है ये, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, साइट को प्रिपेयर करने की, अब आपको मशीनरी लगानी है, मशीनरी अगर लगानी है, बेटा घर में एसी भी लगाना होता है, तो उसके लिए भी खिड़की विड़की को अंदर थोड़ा फाड़ी करनी पड़ती है, स्प्लिट एसी लगाना होता है तो पाइप की जगह बनानी पड़ती है, तो क्या है वो, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अब भाई उस एसी को इंस्टॉल करना है, उस मशीनरी को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन की कोई खर्चा आएगा, वो भी इंक्लूड करना है। कोई भी प्रोफेशनल फीस, अब बेटा मशीनरी है तो उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल को बुलाना पड़ सकता है कि सर मशीनरी को कैसे यूज करना है, क्या करना है, सारी चीजें, तो कोई प्रोफेशनल फीस है तो वो भी इंक्लूड होगी। बोरिंग कॉस्ट अगर एज पर AS 16 है तो, ठीक है जी, बोरिंग कॉस्ट अगर AS 16 है तो वो भी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट प्रेजेंट वैल्यू, यही बताया था, डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी, यानी कि जो एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ के खत्म होने के बाद अगर उसे डिसमेंटलिंग की कोई कॉस्ट है तो आपको वो ऐड करनी है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि भाई साहब लेट्स सपोज 10 साल बाद उसके अब 10 लाख रुपए आपको उस समय देने पड़ेंगे, तो इस 10 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। सर कैसे निकालें, बेटा फाउंडेशन में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखते थे ना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1/1 प्लस i की पावर n। ये अगर फॉर्मूला की डिराइव कैसे हुआ इसकी बात करें तो a इज इक्वल टू p 1 प्लस i की पावर n होता था। a हमारे लिए क्या हो गया है, फ्यूचर वैल्यू, या 1/1 प्लस i की पावर n, यही तो है। हाँ जी सर, तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। जनरली क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू दे देगा कि भाई सब 10 ईयर्स के बाद जो पीवी फैक्टर है वो है लेट्स सपोज 0.5623 सॉर्ट ऑफ 5625 लेट्स सपोज। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी जैसे 10 लाख रुपीज है तो 10 लाख इंटू 0.5625 कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, वरना फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप सीख ही चुके होंगे अब तक, तो FM के अंदर भी यूज होता है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर देंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टेस्ट रन्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ आइटम प्रोड्यूस, यानी कि अब बेटा ट्रायल एंड एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी आप एसेट होते हैं, जैसे आपको पता है कि ये अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क के झूले हैं,
अब झूले भाई सब बन के तैयार खड़े हो गए हैं, ठीक है, अब क्या सीधा पब्लिक को बिठा दें? नहीं बिठा सकते ना भाई, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले उसमें अपना फ्यूल डाल के ऐसे खाली चलाने पड़ेंगे ताकि ये पता लग जाए भाई साहब इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सीधा पब्लिक को बिठाया और कोई मिसहैपनिंग होगी फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोर्ट केस कौन करेगा भाई? तो इसलिए आप क्या करते हो, ट्रायल रन करते हो। आपके रेलवेज बनती है, मेट्रो बनती है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, ट्रायल पे आपको वो गाड़ियाँ चलती रहती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने, जब तक ये हम आश्वस्त नहीं हो जाते, जब तक हम ये फुल्ली फाइनल नहीं हो जाते कि हाँ भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो ट्रायल रन पे चलेंगी। अब ट्रायल रन पे चलेंगी, अब कोई भी चीज़ चल रही है भाई साहब वो फ्री में तो चलेगी नहीं। मेट्रो चल रही है, रेलवे चल रही है भाई साहब, बिजली लग रही है, फ्यूल लग रहा है, झूले चल रहे हैं, फ्यूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो जो फ्यूल है वो भी आपकी उस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी अकाउंट्स है ना, उसके अंदर हम जानते हैं एक रेडी टू यूज वाले कंसेप्ट को, कि जब तक एसेट रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाता ना, तब तक उस पर होने वाले सारे खर्चे को आपको कैपिटलाइज करना है। सीधी सीधी बात इतनी सी है, सीधी सीधी बात बेटा इतनी सी है अगर मैं बात करूं तो, ठीक है जी, कि रेडी टू यूज। अब देखो ना, रेडी टू यूज नहीं हुआ था, ठीक है जी, तो ट्रायल रन एक्सपेंसेस आपने ऐड कर दिए। अब ट्रायल रन के दौरान आपने कोई मार्केट में आपने कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया, तो भाई साहब ट्रायल रन के दौरान आपने ट्रायल रन एक्सपेंसेस को ऐड करा है। हाँ जी सर, तो ट्रायल रन एक्सपेंसेस को ऐड करा है अगर, तो इसके दौरान अगर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी मार्केट वैल्यू को आप लेस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टेस्ट रन्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। हाँ जी, इसके अलावा एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी ऑपरेशन फॉर इट इंटेंडेड पर्पस, तो ये भी ऐड करनी है। यानी कि इसके अलावा जो भी खर्चा बच जाएंगे भाई उन्हें भी ऐड कर देना। एडलेस करना पड़ेगा आपको सब्सिक्वेंट प्राइस एडजस्टमेंट, फॉरेन के अंदर अगर कोई चेंज है तो प्राइस के अंदर, तो सब्सिक्वेंट प्राइस एडजस्टमेंट ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे जो भी है। चेंजेस ड्यूटीज एंड सिमिलर आइटम, कोई चेंज इन ड्यूटी हुआ है सिमिलर आइटम वो भी ऐड कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट्स रिबेट्स को आप लेस कर देते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स वैसे आप बेसिक परचेज प्राइस में भी दिख सकते थे कि प्लस करेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज, लेस करेंगे क्या, लेस करेंगे हम अपने ये ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स यहाँ पर ही दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिक परचेज प्राइस का पार्ट है, इसलिए यहाँ आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसके अलावा लेस करेंगे कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो गई है, तो AS12 में हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई एसेट मिलता है तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो अपनी रिलेटेड एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दीजिए, या फिर अमोटाइज कर दीजिए, डेफर कर दीजिए। तो अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट में से डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर लेस करके दिखा देंगे, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ PP टू बी कैपिटलाइज इस तरीके से आप कर देंगे, ठीक है जी। सर याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, याद नहीं करना, आप 1-2 बार पढ़ोगे ना तो पेपर में ये तो है नहीं कि सारी चीज़ें आपको लिखने को देगा, तो आपको पता लग जाएगा यार कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करना है कौन सी को नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, और इसके अंदर भी आपको मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है जो ट्रायल रन के दौरान वो लेस करनी होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा इससे। इसके अलावा इसके अंदर ना कई बार एक्सक्लूजन होती है, एक्सक्लूजन को ध्यान रखना, जैसे कि आपकी कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ न्यू बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, तो बेटा ये कॉस्ट एक्सक्लूड होती है। इसके अलावा सर अगर कोई इनॉग्रेशन कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, इनॉग्रेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है, मतलब बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ PP नहीं बनती है। इन बात का ध्यान रखना कि आप कोई न्यू लोकेशन न्यू क्लास ऑफ कस्टमर के साथ आप कहीं ओपन कर रहे हो बिजनेस, तो वहाँ पर इनॉग्रेशन कॉस्ट हो रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हो, तो ये आपका कभी भी कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PP का पार्ट नहीं बनेगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये भी कभी आपके PP का पार्ट नहीं बनते, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ठीक है जी। हाँ जी, ये जो कॉस्ट जो एक्सक्लूड होती हैं इनको जरा ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है, MCQ बन सकता है, इस पे केस स्टडी बन सकती है, तो इसका ध्यान रखना। तो देखो इसके अंदर वैसे हमने बता रखे हैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स। जनरल एडमिन एंड अदर ओवर एक्सपेंसेस आर यूजुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। कोई भी आपके जनरल एडमिन का खर्चा है, अदर ओवर एक्सपेंसेस है, ये एक्सक्लूड करा जाता है आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से, इनको इंक्लूड नहीं करा जाता है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस में आपको बता चुका हूँ, मीन दीज एक्सपेंसेस वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड, कि एक्सपेंसेस इनकर नहीं होते अगर इफ द PP इज नॉट एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, अगर ये जो PP है ये एक्वायर ना हो रहा होता या ये कंस्ट्रक्ट ना हो रहा था, तो क्या, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस इनकर ही नहीं होते, तभी तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस कह रहे हैं। हाँ जी सर। इसके अलावा बेटा मशीनरी स्पेयर्स शुड बी रिकॉग्नाइज एज PP। जो मशीनरी स्पेयर्स होते हैं, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, वो PP के अंदर आपको क्या करने होते हैं, रिकॉग्नाइज करने होते हैं वो एज अगर AS10 की डेफिनेशन मीट कर रहे हैं। AS10 की डेफिनेशन क्या थी? सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 months। इस बात का ध्यान रखना। तो मशीनरी स्पेयर्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज PP ओनली व्हेन इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ PP। अदरवाइज क्या करेंगे, मशीनरी स्पेयर शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री, अदरवाइज हम उसे इन्वेंट्री के अंदर चार्ज करेंगे एज ए P&L के अंदर चार्ज ऑफ कर देंगे
इन्वेंट्री बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी हम आपको बताएंगे वैसे, बट मैंने आपको बता दिया। कोई भी मशीनरी स्पेयर्स हैं, लूज टूल्स हैं, अगर वो AS10 की डेफिनेशन में मीट कर रहे हैं तो हम उसे आप PPE के अंदर दिखाएंगे, अगर वहां नहीं कर रहे हैं तो हम AS2 में दिखा देंगे। इतनी सीधी सीधी बात है, ठीक है जी। तो अभी तक आपको कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE कैसे निकालना है ये समझ आया, कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड करना है ये समझ आया। हाँ जी सर। इसके बाद बेटा जी, सर अगर सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं PPE को तो क्या करना है? तो अगर सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE है तो देखो, ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है कंस्ट्रक्शन में वो सारी की सारी आपकी कॉस्ट आपके PPE का पार्ट बनेगी। इसके अलावा ऑल अदर कॉस्ट दैट कैन बी एलोकेबल टू द कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी, इसके अलावा आपने अगर और कोई कॉस्ट एलोकेट कर रखी है कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी को तो वो कॉस्ट को भी अब इंक्लूड करना है, ठीक है जी। इसके अलावा बोरिंग कॉस्ट, अगर एज पर AS16 है तो बोरिंग कॉस्ट बेटा हमेशा तभी ली जाएगी जब वो AS16 के हिसाब से होगी, तो तभी वो PPE का कॉस्ट का पार्ट बनेगी, अदरवाइज आप उस बोरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, P&L में चार्ज ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। इसके अंदर नोट डाउन करने वाला पॉइंट क्या है, देखो सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE में बेसिकली जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है, कॉस्टिंग लेनी है, सिर्फ वही बात है। ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन लेनी है, अदर कॉस्ट दैट कैन बी एलोकेबल टू द कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी लेनी है, इसके अलावा बोरिंग कॉस्ट जो एज पर AS16 है वो लेनी है। तो यहाँ से आपका सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE आ जाएगा। याद रखने वाला पॉइंट जिस पे आपका क्वेश्चन बनाएगा, जिस पे आपको फंसाएगा, वो क्या है, इंटरनल प्रॉफिट्स ऑन एनी आइटम्स यूज्ड फ्रॉम इट्स स्टोर्स और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल शुड नॉट बी पार्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा है कि भाई साहब मैं ना ये सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ PPE, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर मटेरियल लगाया है 1 लाख का, ये मैं मटेरियल ना बाहर ना 1.5 लाख का बेचता। अब यार मैंने अपने खुद के लगा दिया है तो कहीं ना कहीं मेरा 50,000 का नुकसान तो हो गया है, तो मेरे तो ये 1.5 लाख का हुआ ना मटेरियल मेरे लिए, तो नहीं भाई, इंटरनल प्रॉफिट्स को आपको इग्नोर करना है, आपको कॉस्टिंग ही लेनी है। इंटरनल प्रॉफिट्स ऑन एनी आइटम्स फ्रॉम इट्स स्टोर्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE। इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है, भाई साहब आपको कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो एबनॉर्मल लॉस आपको पता है कि ये क्या होता है सर, नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा है, तो इससे हमारी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट नहीं होती है, इससे हम P&L में चार्ज ऑफ करते हैं। बट इंटरनल जो प्रॉफिट्स हैं और एबनॉर्मल लॉस को कभी आप अपनी बुक्स में नहीं दिखाओगे, मतलब यहाँ पर नहीं दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ PPE का पार्ट नहीं बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे PPE की, आपके 1 लाख का मटेरियल आग लगी और आग की वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया जब आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते यार 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं मेरी एक PPE के कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। नहीं भाई, मैंने क्या बोला, इंटरनल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। उसके अलावा एनी इंसिडेंटल इनकम बिफोर और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE नॉट रिलेटेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कोई भी इंसिडेंटल इनकम है ड्यूरिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE, अगर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE से रिलेटेड नहीं है तो उसे आप P&L में ट्रांसफर करेंगे। बेसिकली देखो, फॉर एग्जांपल के लिए भाई साहब मैं एक अच्छा खासा बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा था, ठीक है जी। कितने, लेट्स सपोज 5 एकड़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा था, बड़ा सा सुंदर सा प्यारा सा, ठीक है, बड़ी सोसाइटी बना रहे थे, कोई कुछ नहीं है, अब यहाँ पर काम कर रहे थे। अब ये तो है नहीं कि यार एक बार में सारी की सारी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी यार, मेरे पास अभी मैं सिर्फ जो है मेरा काम चल रहा है लेट्स सपोज इस पार्ट पे, बाकी 3 एकड़ मेरे पास पड़ा है खाली। तो मेरे को पता है यार कि 3 एकड़ खाली पड़ा है, अभी 2 एकड़ पे काम चल रहा है, तो 3 एकड़ को मैंने क्या करा, मैंने पार्किंग के अंदर लगा दिया और मेरे को यहाँ से हो गई इनकम, ठीक है जी। हाँ जी सर, 3 एकड़ को मैंने पार्किंग पे लगा दिया और मेरे को हो गई यहाँ से इनकम। 3 महीने मैंने इसे पार्किंग पे लगाया, मेरे को 15 लाख रुपए की क्या हो गई है, मेरे को यहाँ से हो गई सर इनकम हो गई है। अब ये 15 लाख रुपए की इनकम मैं क्या बोलूँ कि मेरे को इस PPE के कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, नहीं। अगर कोई भी आपको क्या हो रही है, आपकी इंसिडेंटल इनकम हो रही है जो आपकी PPE से रिलेटेड नहीं है, तो आपको ये सब P&L के अंदर डालना है, आपकी PPE से कोई लेस और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये लिखा है, एनी इंसिडेंटल इनकम बिफोर और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE नॉट रिलेटेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। वो P&L में ट्रांसफर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ PPE सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड वॉज रेंटेड, कुछ हमने लैंड रेंट पे दे दिया और 9 लाख रुपीज रेंट रिसीव हो गया एज अ रेंट। तो भाई साहब ये जो 9 लाख रुपए हैं ये आपको अपनी कॉस्ट ऑफ PPE में से रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ये 9 लाख रुपए आप P&L में डाल देंगे, सीधी सीधी बात, ठीक है जी। हाँ जी सर, याद हो रहा है, अच्छी चीजें समझ आ रही है, बहुत ही आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा अगर आप ढंग से पढ़ें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब PPE हमने ये देख लिया कि सर अगर हम एक्वायर कर रहे हैं, PPE हमने ये देख लिया कि सर अगर हम क्या कर रहे हैं, PPE अगर सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब PPE अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब PPE एक्वायर कर रहे हैं बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट। देखो एक्सचेंज ऑफ एसेट के अंदर ना 2 चीजें आती हैं, ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, हाँ जी। देखो एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स के अंदर, एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट के अंदर, एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट के केस में ना यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं कि एक तो कमर्शियल सब्सटेंस है, हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, और हैज नॉट अ कमर्शियल सब्सटेंस, हैज नॉट अ
कमर्शियल सब्सटेंस। अब बेटा बात को समझना जरा, देखो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आप मानेंगे हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है अभी समझेंगे। तो देखो अगर एक्सचेंज हो रहा है नॉन मॉनेटरी एसेट के अंदर, तो सीधी सीधी बात आपको इतनी याद रखनी है, आपको क्या लेना होता है, आपको किस एसेट पे, किस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करेंगे एसेट को, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। सेकंड पे सबसे आसान तरीका बता रहा हूं याद करने का, आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूं। फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, या फिर कैरिंग वैल्यू, पूरा लिख देते हैं चलो, कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, टेंशन ना लो, आ जाओ। तो मैंने कहा भाई साहब अगर आपका कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस, अगर आपका कोई भी एक्सचेंज हो रहा है नॉन मॉनेटरी एसेट, तो आपको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, जो आपका नया वाला एसेट आ रहा है, तो आपको रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। अगर आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो आप गिवन अप कर रहे हैं, जो आप एसेट दे रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड कर देना है। अगर ये नहीं है, देखो आपकी यही सीक्वेंस रहेगी, यही सीक्वेंस रहेगी, फर्स्ट पे यही देखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी। अगर ये नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन नहीं है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड पे आप क्या करेंगे, जो आपका नया एसेट आ रहा है उस पे आप इस एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे, इस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे कि जो भी आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू के उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर ये दोनों है, अगर ये दोनों ही नहीं है, तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप पे आपको उस एसेट को रिकॉर्ड कर लेना है, सिंपल सीधी बात है। ठीक है जी। अब देखो बात समझो, अगर मॉनेटरी सब्सटेंस होगा तो जनरली आपको ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, इन दोनों में से आपको एक पे रिकॉर्ड हो जाएगा। बट अगर मॉनेटरी सब्सटेंस नहीं है तो भाई साहब इन दोनों की रिलेवेंस खत्म हो जाएगी, और आपको अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आपको कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप पे ही जो आपका एसेट आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप का मतलब क्या है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, कि आप जो एसेट दे रहे हैं उसकी बुक वैल्यू क्या है, आपको उस पर रिकॉर्ड करना है। सर ये कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, बेसिकली कमर्शियल सब्सटेंस होता है चेंज इन रिस्क, टाइमिंग, कैश इनफ्लोज एटसेट्रा, कि आपका चेंज हो रहा है रिस्क के अंदर, टाइमिंग के अंदर, कैश इनफ्लोज के अंदर। अरे बात को समझो ना, फॉर एग्जांपल मैं इस सिस्टम के एक्सचेंज में मैं आपसे बाइक ले रहा हूं, तो भाई साहब बात को समझो ना, सिस्टम से मेरे अलग टाइप के कैश इनफ्लोज हैं, बाइक से मेरे अलग टाइप के कैश इनफ्लोज हैं। मैं एरोप्लेन देके लैंड ले रहा हूं, तो एरोप्लेन से मैं कुछ अलग टाइप का कैश जनरेट करता हूं, एरोप्लेन से मैं उसे रेंट पे चढ़ाता, लैंड से हो सकता है मैं बिल्डिंग बनाऊं या उससे खेती करूं, तो कहीं ना कहीं कैश इनफ्लोज है, चेंज इन रिस्क है। भाई देखो ना, कहीं ना कहीं सिस्टम का रिस्क अलग है, बाइक का रिस्क अलग है ना। हाँ जी सर, तो चेंज हो रहा हो रिस्क में, टाइमिंग में, कैश इनफ्लोज में। अब सर एक्सचेंज कमर्शियल सब्सटेंस का ना होना मतलब, फॉर एग्जांपल मैं आपसे भाई साहब मारुति सुजुकी स्विफ्ट आपकी वही सेम कलर सेम डिजाइन ले रहा हूं, ठीक है जी, और बस मैंने क्या करा, अपनी जो मेरी कार है उसके अंदर बस कलर का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अब मैं कहूँ भाई साहब, और सेम मॉडल है, सेम ईयर है, मैं कहूँ 5 लाख रुपए की मेरी कार है मेरी बुक्स में, और मैं आपसे आप वाली कार 7 लाख रुपए में ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भाई साहब मजे ले रहे हो हमसे, जब कुछ सेम कार है, सेम मॉडल है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, और उसकी वजह से आप कहेंगे कि यार क्या कि मेरी 5 लाख की कार 7 लाख की हो गई, तो कहीं ना कहीं पागल बनाने वाली बात है। आपको सिर्फ समझना इतना है, एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट के केस में आपको एसेट रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, अगर ये गिवन है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, ठीक है जी, हाँ जी, अगर ये गिवन नहीं है तो ये, और ये भी गिवन नहीं है तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, और अगर कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो ये दोनों ही गिवन होंगे, या इन दोनों में से एक तो गिवन हो गई। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर आपके लिए इन दोनों की रिलेवेंस खत्म हो जाएगी और आप इस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इतनी बात सिंपल है। हाँ जी, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब आपको समझ आ गया, चेंज इन रिस्क, टाइमिंग, कैश इनफ्लोज एटसेट्रा। तो देखिए यही लिखा है, PP is acquired by exchange of asset if transaction as a commercial substance। अगर ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, PP रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पहला, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। इन दोनों में से जो सी ज्यादा क्लियरली एविडेंट होगी, हमें पता होगा कि हाँ यार ये वैल्यू ज्यादा सही है। देखो ना, सबसे पहले यही लेनी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वाली लेनी है, और इन दोनों में से नहीं है। और कमर्शियल सब्सटेंस होगा, अगर कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो ये दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू तो गिवन होगी, तो उस पर आप रिकॉर्ड कर दीजिए। बट अगर ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो PP को आपको रिकॉर्ड करना है कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो भी आपका कैरिंग वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करना है, लेस अमाउंट रिसीव्ड और पेड ऑन एक्सचेंज। भाई साहब आपने अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, आपकी बुक्स में कोई एसेट दिख रहा है 10 लाख का, ठीक है नहीं, आपने सामने वाले से लिया और साथ ही साथ आपने 50,000 रुपये और दिए हैं, आपने 50,000 रुपये और दिए हैं, तो आपको सामने उस एसेट को कितने में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर 10 लाख रुपए का मैंने एसेट दिया है, 50,000 रुपये के, तो वो एसेट में 10,50,000 का रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा। वहीं मैं 10 लाख और साथ ही साथ सामने वाले से रिसीव कर रहा होता 50,000 रुपये, तो मैं बोलता था कि मैंने 10 लाख का एसेट दिया बट 50,000 रुपये उसके अलावा मिले, तो 9,50,000 का मेरे को एसेट वो रिकॉर्ड करना है, अगर ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो। सिंपल सीधी बात। देखो बात इतनी सी थी कि कमर्शियल सब्सटेंस है तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन या फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड पे रिकॉर्ड करना है, बट अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर आपको कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा कोई अमाउंट पे कर दिया है, रिसीव कर लिया है, तो उसको ऐड और लेस कर देंगे।
सिंपल, खत्म। चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, देखिए जरा। स्पेशल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो पीपी इज एक्वायर्ड एट कंसोलिडेटेड प्राइस फॉर सिविल आइटम्स। अगर पीपी एक्वायर कर रहे हैं आप कंसोलिडेटेड प्राइस पे फॉर सिविल आइटम्स, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या करा है, मैंने 4 पीपी खरीद लिए हैं, 4 पीपीज, PP1, PP2, PP3, PP4, PPE1, PPE2, PPE3 और PPE4। मैंने ये चारों पीपीज जो है खरीद लिए हैं, लेट्स सपोज 20 लाख के, ठीक है जी। अब ये जो चारों पीपीज हैं इनकी मार्केट वैल्यू है, एक की है 7 लाख, एक की है 12 लाख, एक की है 15 लाख, एक की है 18 लाख, नहीं ज्यादा हो जाएगा ना, 10 लाख, और एक की है 8 लाख। अब आपको क्या करना है, देखो अगर पीपी एक्वायर हो रहा है कंसोलिडेटेड प्राइस पे, तो आपको ये तो पता नहीं है यार ये वाला एसेट मेरे को कितने का पड़ा, ये वाला कितने का पड़ा, ये वाला कितने का पड़ा, ये वाला कितने का पड़ा है। तो कुछ नहीं करना, आपको इन चारों पीपीज की क्या लेनी है, फेयर वैल्यू ले लेनी है। मैंने ये तो बताया कि चारों पीपीज की ये फेयर वैल्यू है, कि मार्केट में फेयर वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने एसेट खरीदा है, जितने का टोटल खरीदा है, इस 20 लाख रुपीज को आप इसकी फेयर वैल्यू के रेशियो में आप अपोर्शन कर देंगे, यानी कि 20 लाख इंटू में 7 अपॉन में 12 प्लस 7 19 प्लस में 8 26 प्लस में 10 7 प्लस 12 19 प्लस 8 27 प्लस 10 37, ठीक है जी। तो 20 लाख इंटू में 7 बाई 37, 20 लाख इंटू में 12 बाई 37, इस तरीके से आप क्या करेंगे, उनकी प्राइस निकाल देंगे। तो पीपी अगर एक्वायर कर रहे हो आप कंसोलिडेटेड प्राइस पे, यानी कि आपने एक समेशन 3-4 पीपी इकट्ठे ले लिए हैं और एक कंसोलिडेटेड प्राइस पे ले लिए हैं, तो आपको उसकी फेयर वैल्यू के रेशियो में अपोर्शन कर देना है। द कंसिडरेशन इज अपोर्शनड टू ईच आइटम इन प्रोपोर्शन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ ईच आइटम डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटेंट वैल्यूअर्स। कुछ नहीं, फेयर वैल्यू के रेशियो में आप उसकी कॉस्ट को अपोर्शन कर देंगे, सिंपल, क्लियर है जी, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिटवीन आफ्टर रेडी टू यूज एंड एक्चुअल यूज, एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है जो आफ्टर रेडी टू यूज एंड एक्चुअल यूज के अंदर। बेसिकली मैंने आपको बताया था हमारे अकाउंट्स में चलता है रेडी टू यूज वाला कंसेप्ट। अब मेरे बच्चे, आपका जो कोई भी अगर पीपी है वो रेडी टू यूज हो गया है, बट पुट टू यूज होने में टाइम है। टैक्स में हमारा पुट टू यूज चलता है, मानता हूं, तो बेटा रेडी टू यूज हो गया है, तो रेडी टू यूज तक के होने वाले सारे खर्चे तो मैंने कैपिटलाइज कर दिए हैं, मैंने सारे खर्चे कैपिटलाइज कर दिए हैं कुछ, ठीक है जी। हाँ जी, कुछ इसकी हमारी एक्सेप्शन थी वो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा रेडी टू यूज होने के बाद अगर हमारा एसेट पुट टू यूज होने में कुछ टाइम है, तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हमारे कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो बेटा अगर ये ड्यूरिंग द टाइम कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए सिर्फ एक एक्सपेंस है जो मैं पीएनएल में चार्ज ऑफ करूंगा, पीएनएल चार्ज ऑफ, सिर्फ इतनी सी बात है। तो यही लिखा है, देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिटवीन आफ्टर रेडी टू यूज एंड एक्चुअल यूज, ऑल एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू पीएनएल, सारे के सारे एक्सपेंस आप पीएनएल में चार्ज ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा पीपी कंप्राइजेस 2 और मोर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ विल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिसके एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट बोले तो एरोप्लेन, अब एयरक्राफ्ट है भाई, तो एयरक्राफ्ट उसका एक इंजन है और इसकी एक बॉडी है, ठीक है जी, इंजन है बॉडी है। अब आपस में ये दोनों आपस में कोई लिंक है इन दोनों का? नहीं सर, बस एक साथ मिलेंगे तभी एयरक्राफ्ट बन पाएगा। तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है कि नहीं है? हाँ जी सर। अब इंजन की लेट्स सपोज यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स और बॉडी की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है, एक्सचेंज भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा अब इंजन की यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स और बॉडी की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है जी। अब सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, यूजफुल लाइफ अलग है, तो हमारा एएसएन हमें अलाउ करता है कि भाई साहब इसको मैं सेपरेटली डेप्रिशिएट करूं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कि मैंने कहा भाई साहब इंजन की जो भी कॉस्ट है, लेट्स सपोज इंजन की कॉस्ट है 50 लाख रुपीस और बॉडी की कॉस्ट है 30 लाख रुपीस, तो मैं 30 लाख को 10 ईयर्स के अंदर डेप्रिशिएट कर सकता हूँ और ये 50 लाख को 5 ईयर्स के अंदर डेप्रिशिएट कर सकता हूँ, यही तो लिखा था। पीपी कंप्राइज अगर कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट जिनकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, विल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली ओवर इट्स इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ, तो उसे आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं सेपरेटली ओवर इट्स इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ, सिंपल। इसके अलावा बेटा जी, व्हेन अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड और रिस्टोर्ड, अगर कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रिप्लेस करा जाएगा या रिस्टोर करा जाएगा, द ओल्ड कंपोनेंट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, ओल्ड कंपोनेंट को आपको डी रिकॉग्नाइज करना है। डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब कुछ देखो कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल के लिए भाई 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ थी, 5 साल इसकी थी, ठीक है। अब आफ्टर 5 ईयर्स हाँ क्या हुआ, अब ये इंजन मेरी बुक्स में अभी भी ना 5 लाख रुपीस का दिख रहा है, ठीक है जी, और बॉडी जो है बॉडी दिख रही है, चलो 20 लाख की मान ली मैंने बॉडी की, तो चलो अभी तो और 5 साल यूजफुल लाइफ है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को नया इंजन लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब इंजन की तो यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं जो इंजन लाऊंगा लेट्स सपोज अब मेरा आया 60 लाख का, तो 60 लाख वाली कॉस्ट को मैं ऐड कर दूंगा अपने एयरक्राफ्ट में, और ये जो 5 लाख है इसको डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। बेसिकली कुछ नहीं है। अगर आपका कोई ओल्ड कंपोनेंट है,
जो हट चुका है, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है, तो आपको ओल्ड कंपोनेंट की अगर कोई वैल्यू आपके उस पीपी के अंदर दिख रही है तो आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा, उसे पीएनएल में एज एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। देखो, व्हेन अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इज रीप्लेस्ड और रीस्टोर्ड, रिप्लेस कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, तो ओल्ड कंपोनेंट को डी रिकॉग्नाइज कर दो। डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब जो आपकी कॉस्टिंग वहां पर इंक्लूड हो रखी है उसे माइनस कर दो। ओल्ड कंपोनेंट बुक वैल्यू को आपको मैंने बताया राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल के अंदर आफ्टर एडजस्टिंग एनी स्क्रैप वैल्यू, कोई भी अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी उसकी स्क्रैप वैल्यू एडजस्ट करने के बाद, एंड कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, मैंने बताया ना 60 लाख का जैसा न्यू कंपोनेंट था उसकी कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर दो, तो कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट इज कैपिटलाइज्ड, सिंपल। तो कभी भी अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रिप्लेस हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है, तो ओल्ड कंपोनेंट अगर कोई भी आपकी उस पीपी के अंदर दिख रहा है, तो ओल्ड कंपोनेंट की जो भी बुक वैल्यू उस समय दिख रही है उसे वहां से डी रिकॉग्नाइज कर दो, हटा दो, उसे चार्ज ऑफ कर दो पीएनएल में आफ्टर एडजस्टिंग स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी। और न्यू कंपोनेंट जो आप वहां पर रिस्टोर कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो जिसके बदले में, तो उस जो न्यू कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो, बेसिकली ऐड कर दो, सिंपल। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है जी, चुने हुए पॉइंट्स हैं जहां पर केस स्टडी बनने की संभावना है। इसके अलावा इफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देन कैपिटलाइज इट, अदरवाइज चार्ज टू पीएनएल। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए भाई साहब मेरी एक कॉफी शॉप है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बैठने के जो कैबिन्स थे, लेट्स सपोज पहले हमारे पास 40 कैबिन्स थे, मतलब 40 टेबल लगी हुई थी, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, मैंने एक रेनोवेशन कराई भाई साहब अपनी कॉफी शॉप की, मैंने रेनोवेशन कराई और रेनोवेशन के बाद ये 40 कैबिन जो हैं यहाँ पर बढ़ा के हमने थोड़े से स्पेस यूटिलाइजेशन करा और ये 40 कैबिन बढ़ा के मैंने 50 कैबिन कर दिए। अब रेनोवेशन की जो छोटी मोटी कॉस्ट होती है, हम अगर कुछ कर रहे होते हैं तो वो हमारी पीएनएल में चार्ज हो जाती है, बट इस रेनोवेशन के खर्चे की वजह से मैंने 40 कैबिन बढ़ा के 50 कैबिन कर दिए, तो 10 कैबिन अगर एक्स्ट्रा होंगे तो लोग ज़्यादा बैठ पाएंगे, हमारे पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। हाँ जी सर, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जैसे हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, ठीक है जी, तो आपको वो क्या करने हैं, कैपिटलाइज करने हैं। इफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देन कैपिटलाइज इट, उसे कैपिटलाइज करना है, अदरवाइज चार्ज कर देना है पीएनएल स्टेटमेंट में। क्लियर है इतनी बातें? हाँ जी सर। अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी क्या होता है भाई? सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी, देखो इनिशियल मेजरमेंट हमें पता लग गया कि अगर हम कोई भी पीपी एक्वायर कर रहे हैं तो उसे कैसे मेजर करना है, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसे कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, और अगर एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट के केस में है तो उसे कैसे रिकॉर्ड करना है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है कि यार एक बार तो हमने मेजरमेंट कर ली, अब बाद में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है तो वो कैसे करना है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर हमारे पास दो मेथड है, दो मेथड है, एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। ये हमारी एंटिटी के ऊपर है कि वो कौन सा मॉडल अपनाना चाहती है। कॉस्ट मॉडल के अंदर आप अपने एसेट को हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हो, उसके अंदर से लेस करते हो अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके अलावा अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस होता है तो इंपेयरमेंट लॉस हम AS 28 में समझते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो कॉस्ट मॉडल के अंदर आपको एसेट को हमेशा कॉस्ट पे दिखाना होता है, लेस करते हो उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि जितना अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, और लेस करते हो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, तो यहाँ से आपकी आ जाती है नेट कैरिंग वैल्यू। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है भाई? सर रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हम अपने एसेट को फेयर वैल्यू ऑफ पीपी पे दिखाते हैं, यानी कि मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू क्या है उस पे दिखाते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ पीपी लेस करते हैं सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर भी एक्यूमुलेटेड है बट आपके रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू है, रिवाइज्ड फेयर वैल्यू के हिसाब से आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे वही सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, और उसके बाद आएगी नेट कैरिंग अमाउंट। अभी एंटिटी की चॉइस है कि भाई साहब कौन सी मॉडल पे अपनाना चाहती है। ज्यादातर एंटिटी रिवैल्यूएशन मॉडल लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एसेट को अपनी रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा के फेयर वैल्यू पे दिखा रहे होते हैं, तो हमारे को पता है कि मार्केट में भी यार इस एसेट की इतनी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं एक एक्चुअल और कह सकते हैं आपका कोई भी आपकी यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पर एक बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन है रिवैल्यूएशन मॉडल एज कंपेयर टू कॉस्ट मॉडल। कुछ एंटिटीज कॉस्ट पे भी दिखाएंगी, कोई भी एंटिटी किसी भी पे दिखा सकती है, ये इट इज जस्ट अ चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे को नहीं बता रहा है कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि हमें कौन सी लेनी है, हम जो सी मर्जी ले सकते हैं जो हमें लगता है यार ये ज्यादा ठीक है, सिंपल है। हाँ जी सर। अब बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग कैसे होगी। रिवैल्यूएशन अब कॉस्ट मॉडल में तो कोई दिक्कत नहीं, अब रिवैल्यूएशन कैसे होगी, जैसे हम फाउंडेशन पे पढ़ते थे सेम वैसे ही है। देखो अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है बोले तो सर हमने पहले दिखा रखा है कोई एसेट 10 लाख का, अब भाई साहब मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू है 12 लाख। कॉस्ट मॉडल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर 12 लाख रुपए का हो गया तो क्या करोगे? सर जो हमारा पीपी है, जो हमारी बुक्स में 10 लाख रुपए का दिख रहा है, उसको 12 लाख का करना है। तो देखो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है और वो भी अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड 10 लाख की चीज 12 लाख की हो रही है, तो आपका एसेट बढ़ रहा है, तो आप दिखाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, यानी कि आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे जो भी आपका बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 लाख से बढ़ गया, ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, अगर सर पीपी की वैल्यू जैसे कि मैंने कहा 10 लाख से 12 लाख हुई, ये केस फर्स्ट था, अब 10 लाख से 8 लाख हो गई, ये केस सेकंड है। तो प्रॉपर्टी प्लांट कोई भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो 2 पीपी हो जाएगा। कितना हो गया सर? 2 लाख रुपए कम हो गया,
2 लाख रुपए कम कर दिया, ठीक है जी। और डेबिट किसको करूं सर, डेबिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी, ठीक है जी। अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है और भी डाउनवर्ड हो रहा है तो मेरे पास क्या करूं मैं, पीएनएल स्टेटमेंट में डेबिट कर दूंगा और पीपी को क्रेडिट कर दूंगा। ये तो बहुत ही आसान है कि सर फर्स्ट टाइम अपवर्ड है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो, और फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड है तो पीएनएल से चार्ज कर दो। बट सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है जी। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन का मतलब कि सर एक बार हमारे रिवैल्यूएशन हो चुका है, एक बार हमारा रिवैल्यूएशन हो चुका है। अब एक बार रिवैल्यूएशन हुआ था, डिपेंड करता है कि वो अपवर्ड था कि डाउनवर्ड था। मैं मान रहा हूं कि फर्स्ट टाइम जो रिवैल्यूएशन हुआ था वो अपवर्ड था। देखो ये रहा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी व्हेन फर्स्ट टाइम इज अपवर्ड, कि फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो अपवर्ड था। अगर अपवर्ड था तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा था। अब देखो बात को समझना, 10 लाख वाला एसेट था, पहले वो 12 लाख का हो चुका था, ठीक है जी। अब केस फर्स्ट वो हो रहा है 14 लाख का, केस 2 अब वो हो रहा है 12 लाख से लेट्स सपोज 9 लाख का, ठीक है। अब बात को समझो, पहले भी अपवर्ड था, पहले भी अपवर्ड था और बाद में भी अपवर्ड है, पहले भी अपवर्ड था बाद में भी अपवर्ड था, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, 2 लाख रुपए। तो देखो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, पहले भी अपवर्ड था बाद में भी अपवर्ड है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले अपवर्ड था, पहले 10 लाख वाली चीज 12 लाख की हो गई है, अब वो 9 लाख की हो रही है। तो अब हमें पता है जब डाउनवर्ड होता है तो हम पीएनएल में चार्ज कर देते हैं, बट यार अगर आपने पहले अपवर्ड कर रखा है और उसके बाद अब डाउनवर्ड हो रहा है तो पहले जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा है उतना वहां से चार्ज करो। बेसिकली मेरे को ये तो पता है कि 12 लाख वाली चीज 9 लाख की हो रही है, तो मैं अपने पीपी को घटाऊंगा तो पूरे 3 लाख रुपए से, बट मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में भाई 2 लाख पड़ा है ना, तो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 लाख लूंगा और उसके बाद जितना कम पड़ रहा है मैं पीएनएल से लूंगा। बाई चांस सर 11 लाख होता तो बेटा सिर्फ 1 लाख रुपए अब रिवैल्यूएशन सरप्लस से ले लेते, तो यही तो बता रहा हूँ। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन के टाइम पे फर्स्ट टाइम अपवर्ड है रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिया, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड है पीएनएल में डाल दिया, पीएनएल में डेबिट कर दिया। बट सेकंड टाइम अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, जब पहली बार अपवर्ड हुआ था, पहली बार अपवर्ड हुआ था बाद में भी अपवर्ड हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो, कोई टेंशन नहीं थी। फर्स्ट टाइम अपवर्ड हुआ था, सेकंड टाइम डाउनवर्ड है, तो अगर सर डाउनवर्ड इतना है जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस से आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर उससे भी ज्यादा नीचे चला गया है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से जितना लो बाकी पीएनएल से ले लो, तो ये तो लिखा है रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट पीएनएल स्टेटमेंट टू पीपीई, ठीक है जी। इसके अलावा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम भी डाउनवर्ड था, व्हेन फर्स्ट टाइम इज डाउनवर्ड, फर्स्ट टाइम भी डाउनवर्ड था और सेकंड टाइम भी डाउनवर्ड है, तो पहली बार कहां से लिया था, पीएनएल से। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब भी पीएनएल से लूंगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो पीएनएल स्टेटमेंट टू पीपी पहले मैंने ये कर दी, बट पहले डाउन हुआ था, यानी कि लेट्स सपोज यहां पर अब इसके लिए नया केस देखते हैं। हाँ जी, लेट्स सपोज पहले हमारा एसेट था 10 लाख का, वो हो गया था कितने का, 8 लाख का। अब क्या हो रहा है सर, अब उसकी कॉस्ट हो रही, अब वो उसकी वैल्यू हो रही है लेट्स सपोज 11 लाख रुपीस। तो देखो मेरे को ये तो पता है कि 8 लाख वाली चीज 11 लाख की हो रही है, तो मेरा प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट मैं 3 लाख रुपए से डेबिट करूंगा। बट मैंने 2 लाख रुपए पहले पीएनएल में डाले थे, तो पहले पीएनएल से वहां पर खत्म करो और उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो। तो देखिए फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड था और नेक्स्ट टाइम अपवर्ड है, तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट तो उतने वैल्यू बढ़ा दो, जितना पीएनएल में आपने पहले राइट ऑफ करा था उतना पीएनएल में डालो और उसके बाद आप रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग फिगर में डाल दो। क्लियर है इतनी बातें? रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग फाउंडेशन में भी सीखी और यहाँ भी सीख ली, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, आसान ही है, ठीक है जी। इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पीपी एंड होल्ड फॉर डिस्पोजल। अगर हम पीपी को रिटायर कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं डिस्पोजल के, देखो जैसे इंसान होता है ना, अब इंसान भाई साहब जॉब कर रहा था, जॉब से रिटायरमेंट हो गई, बट अभी भाई साहब अभी ऊपर वाले के पास जाना बाकी है, तो क्या कहते हैं, रिटायर हो गया बंदा, डिस्पोज करना हो गया है ना। हाँ जी, वैसे ही पीपी का होता है। कई बार क्या होता है, कोई पीपी है इसको हमने अपने एक्टिव यूज से हटा दिया है कि अब हमसे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट अभी इसे बेचा नहीं है, होल्ड फॉर डिस्पोजल है, बेचने के लिए रखा हुआ है, तो होता है रिटायरमेंट ऑफ पीपी। तो रिटायरमेंट ऑफ पीपी एंड होल्ड फॉर डिस्पोजल शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। आप इसे बुक्स में शो करते हैं किस पे, लोअर ऑफ डब्ल्यूडीवी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी आपकी बुक वैल्यू है या तो उस पे लोअर ऑफ डब्ल्यूडीवी या बुक वैल्यू कह लो, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी। एनआरवी क्या होती है, एनआरवी सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। कि सेल के लिए कि बेसिकली मेरे को 10 लाख का एसेट बेचना है बट मेरे को 50,000 की कमीशन देनी पड़ेगी, तो मेरी एनआरवी क्या होगी, 9,50,000, सिंपल, ठीक है। हाँ जी सर। डिस्पोजल ऑफ पीपी जब हो रहा है तो क्या करेंगे सर, जब डिस्पोजल ऑफ पीपी हो रहा है तो अगर आपने पहले रिवैल्यू नहीं करा है तो जो भी पीएनएल जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसे ट्रांसफर कर दीजिए डायरेक्ट पीएनएल के अंदर। अगर आप कोई पीपी डिस्पोज कर रहे हैं, पहले वो रिवैल्यू नहीं हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसे आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर देना पीएनएल में। बट अगर कोई पीपी आप डिस्पोज कर रहे हैं और वो पहले रिवैल्यू भी हुआ था, अगर वो पहले रिवैल्यू हुआ था तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है आपका सेल के टाइम पे वो तो आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए। बट अगर कोई भाई साहब पहले रिवैल्यू करा था तो जितना बैलेंस रिवैल्यूएशन सरप्लस में है
उसे आपको ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में। देखो होता क्या है, बात को समझो। आपका 10 लाख वाला एसेट आपने 12 लाख का दिखा दिया था बुक्स में, दिखा दिया था जी, हाँ जी सर दिखा दिया था। बट भाई साहब ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये मेरे हाथ में थोड़ा ना आया था, नहीं आया था ना। अब भाई साहब वो एसेट बिक रहा है, तो अब एक्चुअल में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ हाँ यार ये प्रॉफिट अब मेरे हाथ में, मेरे कह सकते हैं मेरे को कैश मैंने कर लिया इस प्रॉफिट को, है ना। तो इसलिए आप जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो कब ट्रांसफर करते हो जनरल रिजर्व में, जब वो आप एसेट या तो बिक जाए या फिर उतना पार्ट आप उस एसेट का उतना यूज कर ले। ठीक है जी, हाँ जी। आप पोर्शन करते हैं इंक्रीज डेप्रिसिएशन को, जो आप हर साल चार्ज ऑफ करते रहते हैं, वो एंटिटी की चॉइस होती है कि वो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस सेल के टाइम पे ही ट्रांसफर कर रही है जनरल रिजर्व में, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जितना इंक्रीज डेप्रिसिएशन है वो अपना कहाँ से निकाल रही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर कर रही है जनरल रिजर्व में। ठीक है जी, ये 2 केस होते हैं। जनरली ज्यादातर एंटिटीज क्या करती हैं, ज्यादातर एंटिटीज रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़े रहने देती हैं और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ पीपी। और वरना फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है एंटिटी के पास कि सर रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जो भी है उसे आप ईयरली बेसिस पे जितना भी आपका एसेट जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं, तो जो इंक्रीज डेप्रिसिएशन है रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी इंक्रीज डेप्रिसिएशन है उसको आप हर साल अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते रहें। ठीक है जी, तो अभी तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब देखो ज्यादा मोटी मोटी चीजें हो गई हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे छोटे मोटे एमसीक्यूज केस स्टडी बन जाते हैं, और केस स्टडी बनेंगे छोटा सा पॉइंट होगा और आपको लगेगा कितना बड़ा पॉइंट है जिसपे पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका होगा। चलिए देखते हैं। एनी चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज अकाउंटेड प्रोस्पेक्टिवली रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ओवर द रिमेनिंग लाइफ। अगर कोई भी आपका चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हो रहा है या फिर चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू हो रहा है या चेंज इन यूजफुल लाइफ हो रहा है, तो वो आपको प्रोस्पेक्टिवली डील करना होता है और रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ ओवर द यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा एसेट था 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का एसेट था और इसकी यूजफुल लाइफ थे मेरे हिसाब से 5 साल, तो मेरे को 5 साल में डेप्रिशिएट करना था। बट आफ्टर 2 इयर्स इसकी बेसिकली मेरी बुक्स में वैल्यू है लेट्स सपोज 6 लाख रुपीज। अब मेरे को पता है इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स है, तो मेरे को ये 6 लाख को 2 सालों के अंदर डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो एनी चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ इज अकाउंटेड प्रोस्पेक्टिवली। आगे के सालों के अंदर आप उसे अकाउंट फॉर करते हैं रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट को ओवर द रिमेनिंग लाइफ। ठीक है जी, हाँ जी। इसके अलावा मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर एंटायर क्लास ऑफ आइटम। जो मैनेजमेंट है वो कोई भी या तो कॉस्ट मॉडल ले सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल ले सकता है, जैसे हमने बताया था कि भाई साहब अपनी मैनेजमेंट की चॉइस है, बट एंटायर क्लास ऑफ आइटम के लिए लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आइटम पे मैं भाई साहब कॉस्ट मॉडल लगाऊंगा, एक मॉडल पे मैं रिवैल्यूएशन मॉडल लगाऊंगा क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है। आपने अगर मैनेजमेंट जो सा भी मॉडल लगा रहे हो, कॉस्ट मॉडल लगा रहे हो तो कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो तो रिवैल्यूएशन मॉडल, एंटायर क्लास ऑफ पीपी पे लगाना है। एंटायर क्लास ऑफ पीपी जो भी आपकी क्लास है, ठीक है जी, आपके जो ब्लॉक्स बने हैं उसके पूरे के पूरे। अब जैसे कि आपकी बिल्डिंग है तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि यार ये दिल्ली में जो बिल्डिंग है इस पे अलग डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, अलग रेट से लगाऊंगा, अलग मेथड लगाऊंगा, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाऊंगा, कॉस्ट मॉडल लगाऊंगा, और दिल्ली की जो दूसरी बिल्डिंग है उस पे दूसरे लगाऊंगा। तो एंटायर क्लास ऑफ आइटम पे सेम मॉडल लगना चाहिए। ठीक है जी, अगर डिफरेंट क्लास है तो डिफरेंट मॉडल चलेगा, डिफरेंट क्लास है तो डिफरेंट मॉडल चलेगा, बट अगर सेम क्लास ऑफ आइटम्स है तो उस पर सेम मॉडल लगना चाहिए। इट विल सेलेक्ट एंड अप्लाई द मेथड कंसिस्टेंटली, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी अपना अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, बेसिक अकाउंटिंग प्रिजम्पशन भी है। तो इसके अलावा मेजर एसेट रिप्लेसमेंट एंड एडिशन और ओवरऑलिंग शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कोई भी मेजर एसेट रिप्लेसमेंट हो रही है, एडिशन हो रही है, ओवरऑलिंग हो रही है, ठीक है जी, रिप्लेसमेंट ओवरऑलिंग, तो उसको क्या करना होता है आपको, सर मेजर एसेट रिप्लेस कर रहे होते हैं तो जो नए वाला आप एसेट रिप्लेस पार्ट है, न्यू पार्ट है, उसको आपने अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट में और कॉस्ट ऑफ पीपी के अंदर कैपिटलाइज करते हैं और उसे डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यही बात करी थी हमने एयरक्राफ्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर कि सर बॉडी है और क्या है, सर बॉडी है और इंजन है। अब इंजन की भाई साहब यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, तो अब इंजन अब जो नया वाला आएगा उसको आप ओवर द यूजफुल लाइफ ही डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी सर वही कह रहे हैं। तो मेजर एसेट रिप्लेसमेंट एंड एडिशन और ओवरऑलिंग शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसके अलावा अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेथड इज समटाइम्स यूज्ड फॉर इंडिविजुअल बीपी हैविंग मोर देन वन कंपोनेंट। देखो क्या करें कि सर हम एक से ज्यादा मेथड यूज कर लेते हैं कई बार इंडिविजुअल पीपी के लिए। मतलब सर, मतलब कि भाई साहब मैं सपोज अब एयरक्राफ्ट बॉडी पे लगा रहा हूं क्या अपना एसएलएम मेथड और इंजन पे लगा रहा हूं डब्ल्यूडीवी मेथड। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा मैं कर सकता हूं सर, ऐसा कर सकते हो, हाँ जी। या फिर आप देखो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट होती है। अब लिफ्ट बेटा, लिफ्ट के अंदर कैबिन है, इसके अलावा भाई साहब उसका मशीनरी है लिफ्ट की। अब मशीनरी भाई साहब एक अलग चीज है और कैबिन अलग चीज है। मशीनरी की हो सकता है मशीनरी मैं कहूँ यार ये तो आराम से 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगा कैबिन,
ठीक है ना, कैबिन जो है मेरा 10 साल चलेगा, तो मैं उसे एसएलएम पे लगा देता हूँ। मशीनरी मेरे को पता नहीं यार, तो मशीनरी जो है मेरे को लगता है यार 5 साल से ऐसा नहीं चल पाएगी, तो मशीनरी पे मैं क्या लगता हूँ, मैं डब्ल्यूडीवी लगा देता हूँ। तो ये हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेथड इज समटाइम्स यूज फॉर इंडिविजुअल पीपी। अगर जो आपके कंपोनेंट है वो डिफरेंट है आपस में एक दूसरे कोई लिंक नहीं है, ठीक है जी। हैविंग मोर देन वन कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूडीवी मेथड यूज फॉर एयरक्राफ्ट इंजन, एसएलएम मेथड यूज फॉर एयरक्राफ्ट बॉडी। यही बताया। देखो ये कितनी खास बात है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कि इतना ज्यादा आपको लिबर्टी दे दी कि भाई साहब एक पीपीई पे आप एक से ज्यादा मेथड अप्लाई कर पाते हो, एक से ज्यादा मेथड अप्लाई कर पा रहे हो, डिफरेंट रेट से डिप्रेशन लगा पा रहे हो, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं इतना रिजिड भी हो गया कि भाई साहब अगर इंटायर क्लास ऑफ आइटम है तो उस पर एक ही मॉडल लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग मॉडल लगा के चलोगे। अगर एक ही मॉडल लगेगा तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ डिप्रेशन भी एक ही रहेगा, रेट ऑफ मॉडल भी, मतलब जो आपका डेप्रिसिएशन रेट है या डेप्रिसिएशन का मेथड है वो भी सेम रहेगा। सिंपल सीधी बात है ना। हाँ जी, तो ये खास बात है आपके इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कि आपको इतना ज्यादा रिजिड भी कर दिया और इतना ज्यादा लिबर्टी भी दे दी कि भाई साहब एक इंडिविजुअल पीपी पे आप 2 मेथड लगा रहे हो, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं तो उसको ध्यान से देखना है। इसके अलावा इफ द डेप्रिशिएबल एसेट वैल्यू इज इमेटीरियल द एंटिटी कैन डेप्रिशिएट 100% इन द ईयर ऑफ परचेज। अगर कोई एसेट है जो जिसकी वैल्यू इमेटीरियल है तो एंटिटी क्या चाहती है, एंटिटी कर सकती है उसे 100% डेप्रिशिएट लगा दे इन द ईयर ऑफ परचेज। फॉर एग्जाम्पल, अब भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने 100 फैन खरीदे। अब भाई साहब फैन क्या वो बोलेंगे हाँ यार ये जो फैन है ये भाई साहब इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है तो इसे 10 सालों में डेप्रिशिएट करेंगे। अरे वो कहेंगे यार छोड़ो, इमेटीरियल वैल्यू है अंबानी जी के लिए, तो क्या करो एक ही साल में डेप्रिशिएट कर दो। तो छोटी मोटी चीजें, बल्ब खरीद के ला रहे हो आप, 100 बल्ब खरीद के ला रहे हो, तो क्या होगा, वैल्यू तो इमेटीरियल है तो आप उसे इन द ईयर ऑफ परचेज ही आप डेप्रिशिएट कर दीजिए अगर वैल्यू इमेटीरियल। इसके अलावा शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लेज डाउन द इंडिकेटिव यूजफुल लाइफ। शेड्यूल 2 है जो कंपनीज एक्ट उस 2013, उसने ना हर एक अपने पीपी की एक इंडिविजुअल हर एक पीपी की एक इंडिकेटिव यूजफुल लाइफ बता रखी है आपको। कंपनीज जो है वो उससे ज्यादा या उससे कम यूजफुल लाइफ पे अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर सकती है, अपनी पीपी को डेप्रिशिएट कर सकती है, बट उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखो कंपनीज कैन हैव लॉन्गर और लेजर यूजफुल लाइफ देन गिवन इन शेड्यूल इफ इट इज जस्टिफाइड। कंपनीज की उससे ज्यादा या उससे कम यूजफुल लाइफ हो सकती है अगर वो जस्टिफाई है एज पर द शेड्यूल। इसके अलावा बच्चा सर if any outstanding amount against any PP is waived by the vendor then amount should be reduced from the carrying amount of PP। अगर देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक पीपी ले रखा है, 50 लाख का, ठीक है जी। अब मेरे को वेंडर को अभी ना 5 लाख रुपए देने थे। मेरा वेंडर ने कहा यार आपने इतने सारे हमसे प्रोडक्ट लेते रहते हो तो चलो यार 5 लाख रुपए हम आपको वेव ऑफ करते हैं, हम एक तरह से डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। डिस्काउंट कह लो, डिस्काउंट मत कहो वरना डिस्काउंट फिर आपको बोलोगे परचेज प्राइस में आ जाएगा। तो ये वेव ऑफ कर दिए कि यार आप इतने सारे हमारे से माल खरीदते हो, आपकी वजह से हमारी मार्केट में गुडविल है, क्योंकि हम भी एक अपने आप में एक समझ लो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमारे से हम अगर उनसे माल खरीदेंगे तो वो भी कहते होंगे कि यार वो फलाना लोग हमसे माल खरीदते हैं, तो ऐसे वो लोग अपनी गुडविल बनाते हैं ना मार्केट में। तो वैसे ही तो 5 लाख रुपए वेव ऑफ हो गए। तो अगर कोई अमाउंट वेव ऑफ हो गया आपके वेंडर के द्वारा तो उसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी के अंदर। तो यानी कि अगर जो पीपी मैंने 50 लाख का दिखा रखा होगा अपनी बुक्स में और ये 5 लाख रुपए वेव ऑफ हो गए हैं तो मेरे को इस पीपी को अपनी बुक्स में 45 लाख का दिखाना पड़ेगा। इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगेंस्ट पीपी इज वेव्ड बाय द वेंडर देन अमाउंट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, ठीक है जी। इसके अलावा डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन एनी स्टैंड ऑफ पीपी और सर्विस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन आप किसी भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हैं स्टैंड ऑफ पीपी और सर्विस इक्विपमेंट। बेसिकली आप जो कंज्यूमेबल्स लूज टूल्स होते हैं उस पर भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर वो AS10 की डेफिनेशन में आपने रिकॉग्नाइज करा है तो उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, ठीक है जी। एनी एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर एसेट इज रेडी टू यूज शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। रेडी टू यूज करने के बाद मैंने आपको बताया था जो भी एक एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, पुट टू यूज होने तक वो सारा का सारा आपको क्या करना है सर, उसको आपको पीएनएल में चार्ज करना है। रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे को कैपिटलाइज करना है और रेडी टू यूज के सारे खर्चे आपको पीएनएल में चार्ज करने हैं, ठीक है जी, अनटिल लेस उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज ना हो रही हो। इसके अलावा इफ एन एंटिटी इज हैविंग 2 मशीन्स ऑफ सिमिलर नेचर, अगर कोई एंटिटी है जिसकी 2 सिमिलर मशीन है सिमिलर नेचर की, 2 मशीन है सिमिलर नेचर की, तो देन इट कैन नॉट चार्ज 2 डिफरेंट मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो भाई साहब आप ये नहीं कर सकते कि दोनों जो मशीनरी है उन पे अलग अलग मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, अलग अलग रेट लगा रहे हो। भाई आपको सिमिलर नेचर का लगाना पड़ेगा, सिमिलर मेथड लगाना पड़ेगा, सिमिलर रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अलावा द एंटिटी कैन चार्ज 2 डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। जो एंटिटी है वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड लगा सकती है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट पे, ठीक है जी। एग्जांपल जैसे कि साइन लिमिटेड है, उसके पास 900 आइटम्स ऑफ पीपी है, इज यूजिंग WDV फॉर 100 आइटम्स। वो WDV लगा रही है 100 आइटम्स पे, SLM लगा रही है बैलेंस 800 आइटम्स में। ये हमारी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 परमिट करता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो 800 आइटम्स हैं ये डिफरेंट है और ये 100 आइटम डिफरेंट है, ठीक है जी। बट ऐसा नहीं हो सकता कि यार मेरे पास बाइक है, बाइक पे मैं अलग रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, कार है अलग, कार पे अलग रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, ठीक है जी। जो आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट है उन पे ऐसी चीज
एलोकेबल है, बट ऐसा नहीं कह सकते यार। अब जैसे सिस्टम है, आप कह रहे हो सर i5 है, i5 पे मैं अलग रेट से लगाऊंगा, i7 पे अलग रेट से, नहीं भाई, सेम टाइप है ना, सेम टाइप है, सेम डेप्रिसिएशन, सेम क्लास है, तो सेम डेप्रिसिएशन लगेगा, सेम मेथड लगेगा, सेम रेट से लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू सेपरेबल एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग टू सेपरेबल एसेट्स है। डेप्रिसिएशन सिर्फ हमारा बिल्डिंग पे लगता है, लैंड पे नहीं लगता। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ओनली ऑन बिल्डिंग एंड नॉट ऑन लैंड। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग अ न्यू एसेट में रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या एक्वायर कर रहे हैं कोई एसेट को, तो उससे क्या हो रही है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो रही है। तो दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एसेट हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड इज टू बी कैपिटलाइज्ड। बेसिकली क्या है, ये है सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। यानी कि अगर वो खर्चा ना हुआ होता, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर वो एसेट ना एक्वायर करा गया होता या ना कंस्ट्रक्ट कर रहे होते, तो वो जो खर्चा है वो होता ही ना। तो यही तो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कि अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं न्यू एसेट को, तो उससे जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वो एसेट हमारा आ रहा है या एक्वायर हो रहा है। अगर वो ना होता तो वो कॉस्ट भी ना होती। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन शुड कमेंस एज सून एज द एसेट इज एक्वायर्ड। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना चालू कर देना है जैसे ही आप एसेट एक्वायर हो जाता है एंड इट इज अवेलेबल फॉर यूज। जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, बेसिकली रेडी टू यूज की कंडीशन में आ जाए। ठीक है जी। द डेट ऑफ व्हेन एक्चुअली द एसेट इज नॉट रिलेवेंट। हमें डेप्रिसिएशन कब से लगाना है? जब एसेट रेडी टू यूज की कंडीशन में आ जाए। हमारे लिए मैटर नहीं करता कि पुट टू यूज कब हो रहा है, सीधी बात है। रेडी टू यूज जैसे ही आ गया है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपको पता है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है हम एलोकेट करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, और जिस तरीके से हम उस एसेट से बेनिफिट ले रहे हैं उस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन भी उस तरीके से हम चार्ज ऑफ करें अपने बुक्स में। When output of the machine is consistent, the SLM should be used। अगर हमारा कोई आउटपुट है, मतलब हमारी कोई मशीन है जिससे हमारा आउटपुट आपको पता है कंसिस्टेंट आना है, जितने भी यूजफुल लाइफ चलेगी, तो वहां पर SLM लगाएंगे। इफ द मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होनी है ईयर टू ईयर, तो इट इज नॉट रिलेवेंट टू डिटरमाइनिंग द मेथड यूज। तो फिर वहां पर SLM हमारा यूज नहीं हो सकता भाई साहब, हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। इसके अलावा डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर सिमिलर लायबिलिटीज। तो ये बताया था क्या कि बेसिकली आपको आपकी यूजफुल लाइफ के बाद आपकी डीकमिशनिंग की जितना भी खर्चा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगी। तो देखिए, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड। कि भाई साहब आपको जब आप अपनी मशीनरी को हटाएंगे तो रिस्टोर करनी पड़ेगी साइट को जहां पर वो लोकेट है, तो इसे कहा जाता है डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन, अदर सिमिलर लायबिलिटीज। द ऑब्लिगेशन फॉर विच इज एंटरप्राइज इनकर्स आइदर व्हेन द आइटम इज एक्वायर्ड। जो ऑब्लिगेशन है एंटरप्राइजेस की जब इनकर हो रही है व्हेन द आइटम इज एक्वायर्ड, जैसे आपने वो एक्वायर कर लिया सेट, ठीक है जी, और उसकी आपको पता है डीकमिशनिंग के टाइम पे खर्चा होना है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गई व्हेन आइटम इज एक्वायर्ड और एज अ कंसिक्वेंस ऑफ हैविंग यूजिंग द मशीन। और आप कंसिक्वेंस क्या है कि आप मशीन को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर पर्पसेस अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री ड्यूरिंग दैट पीरियड। जहां पर आपका पर्पस आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्पसेस के लिए प्रोड्यूस करें इन्वेंट्री ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है जी, अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्रीज। यहाँ पर यानी कि इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने का मकसद नहीं है, आप वहां से प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक्सेप्शन, एन एंटरप्राइज अप्लाइज AS2। एंटरप्राइज अप्लाई कर सकती है। देखो यहाँ पर ये बता रखा था कि अगर कोई डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन लायबिलिटी है, DCL लायबिलिटीज है, DCL लायबिलिटीज अगर हमारे PP से रिलेटेड है, तो वो हमारे लिए वहाँ पर कहाँ अपनी प्रेजेंट वैल्यूज का निकाल लेंगे और अपनी कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। बट अगर मेरी किसी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी डीकमिशनिंग लायबिलिटी है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने क्या रखा है, मैं ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसकी वजह से डीकमिशनिंग लायबिलिटी है, तो मेरी इन्वेंट्री से रिलेटेड है ना, तो ये AS2 में डील होगी। सिर्फ इतनी सी बात है। एन एंटरप्राइज AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच एन आइटम इज लोकेटेड दैट आर इनकर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, जो इनकर हो रही है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज्ड द आइटम टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये वाला एग्जांपल समझिए, ठीक है जी। हाँ जी सर। नोट, द ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटेंस विद AS2 और AS10 आर रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड इन अकाउंटेंस विद AS29। वो मेजर और करी जाएगी, आपकी कंप्यूट करी जाएगी एज पर AS29 प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट के अंदर, यही बताया गया है। तो बहुत ही आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये जो थिंग्स टू नोट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे MCQ बनने की संभावना है, ठीक है जी। और इसके अंदर भी कौन कौन सा, ये जो आपके देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, कॉस्ट और इवैल्यूएशन मॉडल ऑफ आइटम ऑफ PB, इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्दन मोड मेथड इस पे बनता है। इसके अलावा बेटा जी टू सिमिलर नेचर कैन नॉट चार्ज टू डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनने की क्वेश्चन संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो इनको जरा ध्यान से देखिए। वैसे तो देखो सारे के सारे पॉइंट्स ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही कंसाइज करके आपको दिए जा रहे हैं और इसके अंदर आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इवन आई कैन से आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद भी हो गया होगा। तो चलिए फटाफट से इसे रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में।